होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी नीचे आदमी, जो भी नागरिक या प्रजा, उसका कोई किसी प्रकार से कोई वो है, सर्वोच्च शक्तिमान प्राणी होगा वो। सर एक मिनट, ये मंगेलाल जी, ये आप है ना अपना ये माइक ऑफ कर लो सर, अभी आपने ऑन कर रखा है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार प्लीज ऑफ कर। हाँ, हो गया हो गया हो गया, अभी हो गया, थैंक यू। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मैंने इस सुप्रीम आदमी के बारे में कुछ दायरा बनाया कि भाई ये आदमी जो भी सुप्रीम होगा, जैसे हम मान लें कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सुप्रीम है, सुप्रीम है। मंगलाल जी, आप माइक ऑफ रखे, ये बंद कर दीजिए, आपको ये जो है ना, माइक जब जरूरत पड़े तब खोलना है। और उमेश जी, आपने भी माइक खोल रखा, माइक बंद रखो। मीटिंग चालू होने के बाद में ये गरिमापूर्ण व्यवस्था है कि हम माइक को ऑफ रखें, इससे डिस्टरबेंस होता है पूरा। तो इस स्थिति के अंदर हम देखें कि देश की सॉवरेनिटी क्या होनी चाहिए थी। देश की सॉवरेनिटी का मतलब है कि देश एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था की जनसंख्या उसके अंदर होनी चाहिए, उसका कोई एक भूभाग होगा, और उसको गवर्न करने के लिए एक संप्रभु होगा या सरकार होगी, या उसका संप्रभु के कुछ लोग होंगे जो उसको कंट्रोल करेंगे, और इन सब से मिलके वो संप्रभुता उसके पास आ जाएगी। ये मोटी मोटी देश की कंसेप्ट आई। अब देश का संप्रभु का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री सर्वोच्च शक्तिमान होगा, हम सब की बात को वो कहीं भी कुछ भी अपनी मर्जी से अपने तरीके से करेगा। उसकी रेगुलेटरी बॉडी तो हम कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ उसके पास ही होगा, ऐसा राजनीति के पचड़े में हमने ये सोचा। व्यक्ति, अब फिर दायरा हम सोचते हैं तो व्यक्ति है, उस सर्वोच्च आदमी के अंडर में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या है वो व्यक्ति, उसके कुछ ह्यूमन राइट हैं, हमने अंतरराष्ट्रीय समझौते कर दिए, वहां जाके थोड़ा अलग हो गया वो व्यक्ति, कुछ सेपरेट हो गया उस मामले में। फिर मामला आया कि भाई सर्वोच्च शक्तिमान आदमी तो वो है, ट्रंप को मानो, मोदी जी को मानो, या किसी को भी मानो आप, वो सर्वोच्च शक्तिमान है वो। अब उस सर्वोच्च शक्तिमान आदमी के, देश का एक सर्वोच्च शक्तिमान आदमी जो सोवरेन कहलाएगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, वो जो कानून बनाएगा वो बनाएगा। अब उसको बॉडी में नाप कैसे करें वो हिसाब से, तो उसके दायरे पे हम बात कर रहे हैं कि भाई देश का एक सर्वोच्च आदमी होगा, तो उसके अंदर व्यक्ति होंगे, उनकी सॉवरेनिटी का दायरा क्या होगा। उनके दायरे के मामले में ये बात उभर करके आएगी, यार ह्यूमन राइट भी उनका होता है जो अंतर्राष्ट्रीय है, उसकी डिग्निटी और करके यूडीएचआर बना रखा हमने, और उसकी मानवाधिकार के अंदर उसके प्रोटेक्शन दे रखे हैं। देश के कानून के बाहर उसकी सॉवरेनिटी होगी। अब प्राकृतिक संसाधन में सॉवरेनिटी क्या कहलाएगी कि एक देश होगा, जनसंख्या है, भूभाग है, उसमें एक सरकार है, मोदी जी की है या ट्रंप की है, उसके अंदर स्वयं प्रभुता है, कायम है, और वो अपने हिसाब से उसके पास जो भी है। अब तेल वाले मामले में संप्रभुता वो पंचर कर रहे हैं ये लोग। अब आकाश में गए तो वहां संप्रभुता किसकी कहलाई। संप्रभुता का जो सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है ना, वो परिभाषा को मैं देख रहा था, 2-3 वीडियो सुने, वो अपने आप में स्वयंभू, फुल फ्लैश, सर्वोच्च शक्तिमान कोई आदमी। तो नभ के ऊपर गया, आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से आपने हवाई जहाज बना लिए, रॉकेट बना लिए, एक रॉकेट वहां गया, कहीं गिर गया, कहीं हो गया, सॉवरेनिटी आपकी वहां कहाँ है। थल के मामले में ये जहाज अभी गया, इनको जाकर के साहब अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, वहां जाकर के तो वहां सॉवरेनिटी फ्लॉप हो गई। बायोडाइवर्सिटी के मामले में जैसे अभी चल रहा था धाकर साहब वगैरह के मामले में कि बायोडाइवर्सिटी में हमारी कोई सॉवरेनिटी नहीं है, हम संप्रभुता नहीं है, सरकार कह रही है कि मत बो तो मत बो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर हर जगह हम इस सॉवरेनिटी को दे दी दायरा देखे ना, तो बड़ा एबनॉर्मल है। वैसे बड़ा सीधा सा कह दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया के जान छुड़ा ली, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग के ऊपर का, फिर भारत की खुद की परिभाषा दी, द यूनियन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड इंडिया, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो एक भूभाग हो गया, उसके अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो जनसंख्या हो गई, और इसके अंदर एक सरकार हो गई मोदी जी की, और उसकी एक संप्रभुता हो गई।
अब संप्रभुता जगह जगह क्रश हो रही है, इस पे आज हम उस माइंडसेट से बात करेंगे। नभ में, थल में, प्राकृतिक संसाधनों में, व्यक्ति के ह्यूमन राइट में, बायोडाइवर्सिटी की लूट खसोट में, हमारे जो भी हैं समझौते बन रहे हैं उसके अनुसार, फिर पर्यावरण में कोई बात ही समझ में नहीं आती कि संप्रभुता है कि नहीं है। कि मैं कह दूं यार ये मेरा जीने का अधिकार है, मेरे हिसाब से दे, तुमने ये धुआं क्यों निकाल दिया, कार्बन निकाल रहे हैं लोग, कर रहे हैं। बाद में टेक्नोलॉजी का भी पंगा है इसमें। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए तो उसमें संप्रभुता को किस तरीके से ब्रीच किया इन्होंने, स्थानीय कानूनों को किस तरीके से वहां पे हड़तालों से, दूसरों से, सारा कुछ होने के बाद में ब्रीच हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि करेंसी ने सारा ही ब्रीच कर दिया। डॉलर ने कहा तुम डॉलर से ही खरीदो, WTO घुसा उसमें, वर्ल्ड बैंक घुसी, IMF घुसा, यूनाइटेड नेशन के कुछ कानून बने और कह दिया करेंसी डॉलर होगी। अब लड़ाई शुरू हो रही है कि साहब ये जो है ब्रिक में ये होगी, वो कह रहा हमारी करेंसी चलेगी। और वैचारिक चिंतन के मामले में भी सोवर्निटी का बहुत बड़ा दखल है। अब जो राजनीतिक वैज्ञानिक जो है लोग हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से दी। तो एक सोवरेन होगा ऑस्टिन का, और वो अपना कानून बनाएगा और उस कानून की पालना नहीं करने वाले को पनिशमेंट दिया जाएगा। ट्रेंगल बनाया उसने, दुनिया को दे दिया भी ऐसा करो। हेनरी मैन ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ये मैंने 2 जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ी थी, आप में से जो भी LLB है, तो वहां हेनरी मैन ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये आप कह रहे हो सोवरेन है, लेकिन सोवरेन जो है जनता में भी निहित है। जनता प्रेशर करेगी कि तुम ये कानून बनाओ तो वो कानून बनाएगा। पहले दिया था सोवरेन है, कानून बना दिया, ठीक है भाई बना दिया, आप चलिए। तो ये सारी परिस्थितियां इस सोवरेनिटी के इर्द गिर्द है कि व्यक्ति की सोवरेनिटी ह्यूमन राइट में ब्रीच हो रही है। नब के मामले में सोवरेनिटी में हमारे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंदर मिसाइलें छोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। नब को हम पर्यावरण में खराब कर रहे हैं। थल को हम, मछलियां अंदर हैं, सारा है, उनकी सोवरेनिटी जीव जंतु की कोई है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपना तरीका अपना लिया। बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी कई तरह की बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, वहां भी हमने उस मामले में भी अपनी कर दी। पर्यावरण है, तकनीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। करेंसी ने सबसे बड़ी दखल की। मैं और रूपचंद जी बड़ा डिस्कशन कर रहे थे, जम्मू वाले, वजीर भी जुड़े हुए हैं उधर से ही। तो हम इस सोवरेनिटी के दायरे को, मैंने बाहर से कहा कि भाई ये बड़ी बीमारी है यार, सोवरेनिटी को समझे कैसे। बाकी परिभाषाओं तो बड़ी सिंपल की, एक सुप्रीमो होगा, मोदी हो, ट्रंप हो, सिंपिंज हो, पुतिन हो, कानून बनाएगा कुछ लिखा हुआ उससे हिसाब से, और वो कानून को पालन करना ही पड़ेगा। एक बाउंड्री होगी, वो देश कहलाएगा, उसके अंदर कुछ जनसंख्या होगी, और जनसंख्या के अंदर उनका कोई सरकार का एक ढांचा होगा, और उसके अंदर संप्रभु का जो नीड या कंसेप्ट वो होगा। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जो घटनाक्रम हो रहे हैं आज के तारीख में, जो व्यवस्था आज की तारीख में हम देख रहे हैं, लगता ही नहीं कि सारे देश ट्रंप के अंडर में है। कुछ लगता है कि कुछ चाइना के अंडर में पैसा देकर के करेंसी के मामले में उसने छीन झपटा कर लिया। तो ये मानव सभ्यता जिसके लिए सोवरेनिटी शब्द गढ़ा गया, व्यक्ति के लिए जिसको मानवाधिकार का भी फंडामेंटल दिया गया, यूनाइटेड नेशन में बहुत बैठकें हुई, सबने इस तरीके से सोचा। भारत संप्रभु देश है, संप्रभु देश है, इनके जाके मिसाइल ठोकी, इनके सबके बेस, वो अमेरिका ने वहां बेस बनाए, इन्होंने जा जाकर मिसाइलें ठोक के उनको तोड़ ताड़ दिया। अब कुछ पकड़ में नहीं आती कि आखिर ये शब्द है क्या, जिससे कोई तुक ही नहीं। भाई कोई बाउंड्री खींच के चुपचाप बैठ के घर के अंदर बैठा है, वो बीबी है, बच्चे हैं, वो अपने आप में सोवरेन है। वहां छोटी मोटी आपसी खटपट है तो है। आप गली में निकले तो आपकी सोवरेनिटी एक गली मोहल्ले के अंदर हो गई, बाहर निकले देश में हो गई, विदेश में निकले, यानी इस ग्लोबल दुनिया में सोवरेनिटी का क्या मायना है। और ये ढकोसला डेमोक्रेसी के माइंडसेट से या डिक्टेटरशिप के माइंडसेट से सोवरेनिटी कहां कहां ब्रीच है,
और कहाँ कहाँ हमें उसको रोकने के लिए कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या रेगुलेशंस हैं जिसके तहत हम कह सके साहब का आपकी शॉर्ट होगी तो हम यहाँ पे ये रेगुलेशन होगा, यहाँ ये नहीं घुसेगा इस बाउंड्री में, यहाँ ये होगा। एक छद्म सॉवर्निटी हम लिए हुए बैठे हैं पूरे के पूरे। इन सारी परिस्थितियों में मैं रूपचंद जी को कहूं और फिर उमेश जी हैं उनसे बात करूंगा। तो धरती साझा है। यदि सॉवर्निटी की बात करें तो एक ही स्वयंभू बड़ा सा कोई आदमी हो, पूरी इनडायरेक्टली चल रही है, वस्तुतः प्रैक्टिकली ये हो रहा है। लेकिन ये मान लो हम बना लें, एक ग्लोबल गवर्नमेंट ही बना लें, क्यों ये टिच छोटी छोटी बनाए, वहां सारे पशु पक्षी भेड़ पेड़ पौधे या मानव सब अपने आनंद में जिए, पर्यावरण शुद्ध पानी संसाधन प्राकृतिक संसाधन ये सारे कुछ अपने आप में हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल भी है? या हम छोटे छोटे दड़बों में अपने अपने घरों में जाकर के बाउंड्री बना बना के बैठ लें और उसके अंदर बहुत बड़ा काम वही हो रहा है, इधर का माल उधर जा रहा है, उधर का इधर जा रहा है। यानी ट्रेड के मामले में सॉवर्निटी का पता ही नहीं है, करेंसी के मामले में पता ही नहीं, हर जगह ब्रीच है। तो रूपचंद जी आप अपना क्या व्यू पॉइंट रखते हो? इतने मैंने बात कही, इस दायरे को बहुत ग्लोबल लेवल पे यहाँ के लेवल पे सब तरह से सोच के और उसमें जकड़ लिया गया करेंसी और कुछ ऐसे मामले में जो कानून के अंदर लिपट लिए हम, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, यूनाइटेड, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सारे, और इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम कहाँ हैं और क्या होना चाहिए, एक्चुअल पोजीशन क्या है? सब साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी। ये सॉवरेनिटी का जो किस्सा है ये लंबा थोड़ा सा है, या तो 3 फेज में किया जाए। अगर एक फेज में करना है तो फिर सब बातें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी कि फिर बातें आगे पीछे हो जाएंगी जी सारी बातें। एक बात, पहला फेज तो ये है कि सॉवरेनिटी शब्द जो आया हुआ है ये ओरिजिन है कैपिटलिज्म के साथ या नेशन के साथ, कि जब लोग अपनी एक भाषा के बोलने वाले लोग ने अपने अपने राज्य को, अपने अपने एरिया को एक परमानेंट कर दिया कि ये हमारा एरिया होगा। तो वहां से आया है नेशन, और उस नेशन की सॉवरेनिटी, उनका डिफरेंस दूसरे था, लैंग्वेज से, एथनिसिटी से, भाषा के डिफरेंस से या कल्चर से। क्यों कि ट्रेड जो है वो करना सबसे ज़्यादा आसान जो है वो अपनी मातृभाषा में होता है। खरीदो फरोख्त अपनी मातृभाषा में चलती है। क्या कि जैसे मारवाड़ी सेठ कोई हो जा तो उसको केरला में या तमिलनाडु में सेटल होते टाइम लगेगा, क्योंकि ना उसको लैंग्वेज आती है लोकल ना कुछ। इसका मतलब कि जो लैंग्वेज एथनिसिटी है उसने इन्हांस किया है ट्रेड को, और ट्रेड जब नंबर 1 आ गया तो उसने एथनिसिटी के रूप में अपने आप को विकसित किया इन दी फॉर्म ऑफ नेशन। और वो एक सॉवरेनिटी इसलिए थी कि इनका माल आने दें अपने फायदे के लिए या नहीं आने दें, अपना माल ही बेचें अपने प्रॉफिट के लिए या अपना माल बाहर बेचें, तो उसका कौन सा आने दे, वो सब अपने अपने प्रॉफिट के एंगल से एक दूसरे के साथ 1-to-1 एग्रीमेंट करते थे और उसकी अपने में मेंटेन करते थे। वहां से चला है ये सॉवरेनिटी का, ये 250 साल पुराना इशू है ये सारा। अब जैसे जैसे ह्यूमन का नॉलेज जो है वो नेचर के बारे में बढ़ता गया और अपनी सोसाइटी के बारे में उसका इंतज़ाम का जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट उसके बढ़ते गए, और ये जब दोनों ग्रोथ हो गई कि मैनेजमेंट के कंसेप्ट ही उसके नए आ गए और नेचर का नॉलेज भी नया आ गया। तो सबसे पहले पुरानी सबसे ओल्डेस्ट है वो है जब स्टीम इंजन बना, तो स्टीम इंजन ने सारे नेशन के अंदर फ्रेमवर्क में अपने आप को नेटवर्क में और स्ट्रांगर कर। जब रेडियो आया तो और अच्छा हो गया, उनकी कम्युनिकेशन जुड़ गई। उसके बाद स्थिति ऐसी आ गई, टेलीकम्युनिकेशन आया पुराना फिजिकल वाला, पुराना ओल्ड टाइप, तो उसने राष्ट्र को सॉवरेनिटी को स्ट्रांगर कर दिया। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी जो थी वो सॉवरेनिटी को पूरा पक्का और परमानेंट इतना पक्का कर दी गई कि जैसे कंक्रीट की दीवारें बना दी उसने आकर के।
उसके बाद जब नई साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे एरोप्लेन आ गया और जहाज जो है वो एक कंट्री की बाउंड्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो उसकी परमिशन चाहिए, उसके लिए सॉवरेनिटी को थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ा या ढीला करना पड़ा। और ये ढिलाई स्पेस टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से, एनर्जी की टेक्नोलॉजी से, कि बिजली अगर कहीं बन रही है तो आप उनसे खरीद सकते हैं, दूसरे कंट्री में भी पैसा दे सकते हैं, ले सकते हैं, उनसे एनर्जी है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि नई साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी सॉवरेनिटी जो है वो इंटरडिपेंडेंट हो गई है, अंतर्निर्भर है। जे कोई भी कंट्री आज ट्रेड की वजह से और साइंस और टेक्नोलॉजी वजह से 100% सॉवरियन कोई नहीं है। उनकी सॉवरेनिटी है तो वो शेयर्ड है, वो पार्शल है, और हमने एग्रीमेंट करके उसके सामने सरेंडर किया, अपना उधार दिया हुआ, हमने या उधार लिया हुआ है। जैसे कि ये जो टेलीफोन की नंबरिंग जो आई, अब ग्लोब में टेलीफोन नंबर की आ गई, और नंबरिंग जो लगी है उसके लिए ग्लोबल एक एग्रीमेंट है कि इंडिया का नंबर जो स्टार्ट होगा लैंड कम्युनिकेशन वाला वो 91 से होगा। ये ग्लोबल एग्रीमेंट है हमारा। 92 होगा पाकिस्तान से, 94 होगा लंका का, और 97 होगा इसका बांग्लादेश का, भूटान का, 88 होगा बांग्लादेश का, क्योंकि ये बाद में बना है। 1 होगा यूएसए का। तो ये जो एग्रीमेंट है म्यूचुअल कि हाउ टू कम्युनिकेट अमंग वन एंड अदर, और उसको कैसे उस बॉर्डर फैसिलिटी का फायदा उठाया जाए, उसके लिए सबने एग्रीमेंट करना पड़ा। हमने आपको सरेंडर कर दिया, हमारे कोई सॉवरेनिटी नहीं है कि हम अपना कम्युनिकेशन 91 को छोड़कर 92 स्टार्ट कर देते, सारी कम्युनिकेशन आपकी पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान की वाली आपके पास आएगी। इस तरीके से अपना जो, जैसे अब जब स्पेट रॉकेट आ गया तो एक नया एग्रीमेंट करना पड़ा। इसी एंगल से ये बायोडाइवर्सिटी की बात आ गई कि जब बायोटेक्नोलॉजी ने LMO बना दिया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जब इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना हो, उसका बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा, हवा में क्या असर पड़ेगा, कैसे वो ऑर्गेनिज्म चलेगा, उसके लिए एक इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही एक उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, कार्टिना प्रोटोकॉल। उस कार्टिना प्रोटोकॉल में जिसने दस्तखत नहीं किए, ना वो LMO ले सकता है, ना वो दे सकता है। अपने यहाँ बनाए, अपने यहाँ इस्तेमाल करे। फिर जब लोगों को पता लगा कि ये अब दूसरे कंट्री की बायोडाइवर्सिटी को हमने यूज करके प्रॉफिट लाना है, फिर उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया कि अगर हम आपका बायोडाइवर्सिटी यूज करके को प्रॉफिट आएगा तो हम आपको कुछ शेयर देंगे, कम्युनिटी को देंगे। वहाँ फिर एक एग्रीमेंट पड़ा जिसमें इंडिया सिग्नेटरी है, वो एग्रीमेंट। फिर एक डाउट आ गया कि वो गड़बड़ी करेंगे, कुछ भेजेंगे और हमारे यहाँ नहीं चलेगा, नहीं है, टोपोग्राफी लग है, एग्रो क्लाइमेट जोन लग है, तो बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी क्लियरेंस हाउस बन गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारी सॉवरेनिटी जो है वो शेयर्ड है। एक बात, अब उस सॉवरेनिटी शेयर में साइंस और टेक्नोलॉजी जहाँ के लाके खड़ा कर दिया आपको कि जितनी AI के सेंटर हैं मोस्टली, तो एक डीप सी के वो सारे USA हेडक्वार्टर्ड हैं। एक बात, उनकी अकाउंटेबिलिटी USA में है। इंडिया उनको अकाउंटेबिलिटी है निकाल, उनकी चमचागिरी करेगा तब जाके करेगा। सब बाकी कंट्रियों को उनके अंदर सबऑर्डिनेट होकर के रिक्वेस्ट करना पड़ती है, अपील करना पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते आप। फेसबुक का उसका हेडक्वार्टर USA में है। फेसबुक वाला वहाँ की कांग्रेस या वहाँ की पार्लियामेंट का हो आप, वो तो इसको बुला सकती है फेसबुक वाले को कि हाजिर हो, ये तुमने बैंड ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस क्यों दी, उसके लिए वो अपोलोजाइज करे, माफी ना मांगे, उसको जरा फाइन लगाया जाए। मगर इंडिया के और वर्ल्ड के किसी कंट्री के पास पावर नहीं है कि वो फेसबुक के मालिक को अपनी कांग्रेस में या अपनी हाउस ऑफ कॉमन या पार्लियामेंट में बुला के उसे सवाल जवाब कर ले। नेवर, नॉट एट ऑल। जहां आपकी सॉवरेनिटी बिल्कुल आपने सरेंडर कर दी और आप कॉलोनी बन चुके हैं, कॉलोनी।
यही वजह है कि ट्रंप ने अब जो कहा है रिसेंटली, एक बात इसलिए कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जापान के लिए कहा था, वी वांट अनकंडीशनल सरेंडर, सेम लफ्ज ट्रंप ने इस्तेमाल किया है कि ईरान के लिए हम अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। क्यों? कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल में है, डिफेंस में सबसे ऊपर है, चाहे उसको कितना नुकसान हो, फाइनेंस में उनका वो दबदबा बना हुआ है बिकॉज ऑफ डॉलर। ये जो नेटवर्क जो बनाया हुआ है, ये नियो कॉलोनियलिज्म का पैटर्न बनता है। ये सॉवरेनिटी इसमें आपकी सरेंडर्ड है। अब सॉवरेनिटी रह गई आपको ये पिटाई करने के लिए कि अगर आप कहीं थोड़ी सी भी सरकार के खिलाफ बात कर दो, कहीं इस पर डीप सीक या मतलब इंटेलिजेंस के नेटवर्क फेलियर के खिलाफ बात कर दो, कहीं मिलिट्री फेलियर के बारे में बात कर लो, आप ये सवाल कर दो कि जहाँ से ये आया है तो इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है, ये सवाल पैदा कर दो, आप पर सॉवरेनिटी की वायलेशन से आपको एंटी नेशनल एंटी गवर्नमेंट करके आपको अंदर कर सकते हैं। अब सॉवरेनिटी एक टूल बन गई है, टूल के हाउ। चलो मैं थोड़ा सा रूपचंद जी आपको रोक रहा हूँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे गए हो और मैं वहीं से सवाल शुरू कर रहा हूँ। एक तरफ चीन के मतलब व्यक्ति को बीच में रखना, आप एक आदमी, एक भारत का नागरिक, चीन का नागरिक और अमेरिका का नागरिक। चीन के नागरिक की सॉवरेनिटी का मतलब तो एक होगा, सिंचिन चुप होगा, वो जिसको कहेगा जो कहेगा करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल जो बाह्य सॉवरेनिटी थी वो हमने इतनी फ्रंट पे खोल दी कि हम प्राकृतिक संसाधनों में फंस गए, नभ में, जल में, हर जगह हम ऐसे फंसे कि बिल्कुल वहां उन्होंने बहुत तरीके से, जैसे कम्युनिकेशन बिल्कुल अपना बैलेंस रखा, लोगों का सिस्टम पूरा बैलेंस रखा। इन सारे स्थितियों में भारत की सॉवरेनिटी इन कंपेयर टू चीन क्या कम हुई, ज्यादा हुई? अब कहने को संप्रभु का मतलब क्या? भाई चीन की संप्रभु अच्छी है, इससे अच्छा है कि बाहर का इंटरनल कोई लफड़ा नहीं है, डॉलर का लफड़ा नहीं है या किसी प्रकार से लफड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो वो फंसा हुआ है, गर्दन थोड़ी दबी हुई है, इसलिए वो निकलने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं मेरा एक साम्राज्य स्थापित करूं और मेरे लोगों का इसमें क्या आदमी आउट, भारत के आदमी को कहीं बेच, भाई हमारा प्रधानमंत्री जो निर्णय करे सुप्रीमो है। सोवरेन का मतलब यह है सुप्रीम पावर जिसके पास है, वो उस जनता जो भी उस भूभाग में रहती है, जो जनसंख्या रहती है, उसको जो सरकार है वो चलाएगी। अब चलाने वाले लोगों ने हमारे को किस तरीके से भेड़ को हाके वैसे हाका है। इन सारी परिस्थितियों में इन कंपेयर टू चीन हम भारत को कहां नापते हैं? अभी किसी को मापना, उसको 3 पॉइंट में मापा जाता है सिर्फ, कि उसके ह्यूमन सोर्सेज कैसे डेवलप्ड हैं, नेचुरल सोर्सेज उसने कितने मेंटेन किए हुए हैं, और उसका ऑन दी होल टोटल इकोलॉजिकल सिचुएशन क्या है। ये 3 पॉइंट पर मापा जाता है उसका सारा, किसी की सॉवरेनिटी को मापना हो तो। चाइना या जापान या यूरोप वाले इस बात पर नंबर 1 हैं कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज की फ्री एजुकेशन दे करके, फ्री हेल्थ सर्विस दे करके, सब कुछ फ्री करके उनको उसने एक खास क्वालिटी पर ला दिया है जहां वो नई साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक सोसाइटी को compete कर सकते या इनोवेट कर सकते हैं, नया चीज ला सकते हैं। और इंडिया ने अपने पास ह्यूमन रिसोर्सेज को रखा हुआ है सिर्फ राज करने के साधन पर, कि हमने इनसे राज करना है। एक बाई चांस गलती से 1945 जो 47 के बाद इनको लाइसेंस मिल गया है कि तुमने 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है कि राज कैसे किया जाए, और वो राज होगा पार्टियों का जो कंपनी से चंदा लेंगे उनके तौर पर काम करेंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी कि उसका अपना ट्रस्ट था कंपनी का और कंपनी के नुमाइंदे जहां काम करते थे। ऐसे ही आज हमारे जो राजनेता हैं वो कंपनियों को वायसराय की तरफ से गवर्नर की तरफ रिप्रेजेंटेटिव और उनके हक के कानून बनाते हैं। तो जब पीपल्स की इंपॉर्टेंस कम हो, एक बात, और तब पीपल को हम समझते हैं कि ये भेड़ बकरियां हैं, जिन्हें भेड़ बकरियां लोग नहीं मानते कि हम इंसान हैं,
हम मानव हैं, मानव, और हमारे साथ ह्यूमन जैसा बिहेव किया जाए, ये तो आइडिया 6000 BC साल पहले का आइडिया था सुकरात का, जब जिसने ये कहा था कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, जहाँ स्लेव्स के खिलाफ उसने कहा था कि इनको क्यों इतना मद ट्रीट करते हो, जहाँ से उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था। उस बात से चल रहा है जहाँ अभी तक हमारे यहाँ हम साइकोलॉजिकल स्लेवरी में भी घूम रहे हैं। उस स्थिति में आकर के इंडिया ने अपने आप को वहां सकटल कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया कि उसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं किए और नेचुरल रिसोर्स इतने गॉड गिफ्टेड इसके पास थे ताज़ा पानी के, उसको इतनी इसने बेरहमी से उसको पल्यूट कर दिया कि जहाँ पानी का क्राइसिस है, एनवायरनमेंट को मेंटेन के इतनी पोर क्वालिटी है इनकी कि जिनकी ये नकल करते हैं वो तो अपनी कॉपी करेंगे अपने टोपो एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक, और उसकी क्लोन कॉपी जहाँ ला देंगे। मोटी मिसाल आपको साथ देता हूँ क्योंकि आप सब लोग एग्रीकल्चर से हैं कि साहीवाल की नस्ल को ब्राजील वालों ने इम्प्रूव करके 30 kg दूध निकाला है, एक बात। और अपने यहाँ 4-5 वैरायटीज ऑफ काऊ हैं इंडियन ओरिजिन की जो अच्छी दुधारू है, जो इम्प्रूव की जा सकती है। मगर हमने क्या किया कि मटेरियल लाया जर्सी से और जहां पर आकर के काम कर दिया। एक मोटा क्वेश्चन है कि जितने एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया में हैं उनका फायदा बता दो, जितने इंजीनियर ऑल ओवर इंडिया में हैं उनका कोई इनोवेशन बता दो। जो IIT में पढ़ा है, जो पुराने एस्टैब्लिश है, जिसको ये गाली देते आए हैं, वो सारे बाहर सेटल्ड हैं। इंडिया में क्योंकि पॉलिटिकल रूपचंद जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। बेसिक बात यह है कि हमारा जो माइंड ड्रेन्ड हुआ ना, लोगों का जो भी लोग थे इनको बाहर लोगों ने खींचा। ये सॉवरेनिटी नहीं थी, चाइना ने जैसे नहीं जाने दिया। मैं कंपेयर यहीं ला जाके फिर कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी जो सॉवरेन है उसका माइंड सेट क्या है। वो आदमी में चाहता है कि तू, तेरे को मैंने तैयार किया, IIT कराई, ये करी, तू मेरा ये काम कर, ये कर, ये कर। लोगों ने उसको सिलेक्ट किया, ले गए सॉवरेनिटी के नाते। अब उसके अंदर ह्यूमन राइट बीच में फंसा। तो भारत एक ऐसा खुला मार्केट है, ऐसा खुला चारागाह है, जहां कोई भी आए, कोई भी चल ले, कोई घास सबके लिए फ्री। और जो सॉवरेनिटी जिस शब्द को गढ़ा गया, सॉवरेनिटी के मामले में जैसे किया गया, उसका कोई इस देश के अंदर वजूद बचा नहीं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा जिस प्लेटफॉर्म में इस मानव को किसी भी तरीके से, इवन बायोडाइवर्सिटी पूरी को, इसलिए मैंने व्यक्ति के ऊपर तो हम कह ही रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन का, ये इनका पूरा का पूरा तेल की बात आई, नभ पे, थल पे, बायोडाइवर्सिटी पे, पर्यावरण पे, तकनीक पे, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के, करेंसी पे, ये सारी परिस्थितियां हमने ओपन मार्केट करने के पीछे हमारे क्या लॉजिक मानते हो आप? 2 मिनट में अपनी बात को क्या कारण रहा कि हमने सबको खुला कर दिया, जाओ मौज करो, कहीं भी जाओ, कैसे ही करो। इसमें इतनी सी बात है, 2 ही मिनट की बात है सारी ये, कि ये लोग जहाँ थे, जो तो अब कुछ पुराने लीडर जो वहां पर गए थे ना बाहर, जिन्होंने होमी जहांगीर बाबा को जहाँ लाया और आकर के सारा वो बना दिया सब कुछ, जिसका मतलब कुछ सैम पटोटा भी वहाँ अमेरिका में मिला था राजीव गांधी को, और उसको जहाँ लाया उसने, और उसने आकर के अपना वो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया है जो 45-50 डिग्री गर्मी में चल सकता है, AC की जरूरत नहीं थी। आज फिर वो अमेरिका में है। तो कहने का मतलब ये अपने यहाँ में जो पहले लफी बोला है कि जहाँ पॉलिटिकल सफोकेशन इतनी है, आप एक एस्टिमेट बता दो कि 2014 से पहले जितने रॉकेट लॉन्च हुए हैं, चांद पर गए हैं, वहां कभी इसरो के दफ्तर में कोई पॉलिटिकल लीडर अभी कभी आपने देखा 2014 से पहले? नहीं, तो मैं मतलब अब यहाँ आपको करके दूसरे को ले रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये मानूं कि हमारे जितने भी संप्रभु हुए, जो परिभाषा दी गई है कि संप्रभु वो होगा, इन आदमियों में से एक आदमी सुप्रीमो होगा, वो कानून बनाएगा, उस सबको पाल, उसके ढांचे हो सकते हैं जैसे संविधान में लिखे हैं, वो अलग है, लेकिन एक मालिक होगा, पूरे देश का मालिक है। उधर ट्रंप है तो हमारे मोदी जी है, या पहले नेहरू जी थे, उसके पहले इंदिरा थे। सब ने संप्रभु की डायरेक्शन में उस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई काम करने में कमी रखी? या ऐसा क्या हमें हुआ, या हमें ज्ञान नहीं था तो बाहर को ला के थोड़े पटा के, या तू मुझे ज्ञान दे दे, तू मेरे को ये कर दे, ये कर दे, या हथियारों के लिए कर, या होगा कैसे क्या हो?
लेकिन हमारी सोवर्ण जो था, संप्रभु जो भी था, उस संप्रभु ने अपना कुछ ऐसा वो दिखाया, हाथ जोड़ने वाला कंसेप्ट, कि सारे लोग यहाँ आ गए। भाई किसी का बाड़ा है, किसी का पट्टा है, किसी के पास चारागाह है, उस चारागाह में बैठा है। कोई आदमी ऐसा दयालु है, चल यार तेरी भेड़ चरा ले, तेरा ही पशु चरा ले, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वो गया तो वहां चराने ही नहीं दे उस आदमी को। उनका अपना चाइना ने ऐसा कर दिया, रूस ने अपना कर लिया, अपने अपने। लेकिन कुछ बातें उन्होंने बिल्कुल कायम रखी कि मेरे ह्यूमन रिसोर्स, मेरे व्यक्ति को कैसे करूं, मेरे रिसोर्स को कैसे करूं, मेरे डाइवर्सिटी को कैसे करूं, मेरी करेंसी को कैसे मेंटेन करूं, मेरे सिस्टम और किसको करूं। हम कहीं चूके हैं, ये अपन माने, इस बात के अंदर मान लिया जाए। तो उमेश जी, अब इस लाइन पे आप क्या सोचते हो? माइक खोलिए उमेश जी आपका। माइक चालू हो गए क्या? हाँ हो गया, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, हो बस गया। आपको 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 सुनना बहुत अच्छा लगा आज मेरे को। ठीक है, किसी और साथी को ले लेते हैं। हाँ, मैं आज सुनने में जितना आनंद आ रहा है ना, हाँ, ठीक आपको, है। और ये ठीक है, भाई बात हमारे जम्मू वाले हैं, क्या नाम है इनका, इनका भी ठीक ठीक है। था। बात आ गई, आपकी बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ वीरेश जी, देश की आजादी से लेकर के पहले तो हम सोवर्ण थे भी नहीं, कॉलोनी के एक पार्ट थे, चाहे कैसे भी थे, किस व्यवस्था में थे। इससे पहले हम जरूर सोवर्ण थे, क्योंकि कोई भी यहाँ मोहम्मदन या किसी का भी शासन था तो उसने अपनी बाउंड्री बना रखी थी, उसमें पूरे भारत को, बड़े को कैसे बना रखा था, सारा कुछ था। जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का एक भूभाग था, और उसके अंदर हमारा अकबर ने शासन किया है, किसी ने किया, और उसका वो संप्रभु कहलाया वो। और फिर हमारी डेमोक्रेसी आई, उस डेमोक्रेसी में संप्रभु नेहरू से लेकर के आज तक हम देख रहे हैं। अब यहाँ आदमी का कोई वजूद नहीं है। जिधर पेड़ है, नियम भी यही कहता है, राजनीति शास्त्र का पहला नियम, और पहला मैं पढ़ रहा था, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहा था, उस स्थिति में यही है कि एक स्वयंभू होगा जो संप्रभु कहलाएगा, और उस संप्रभु के पास में वो सारे पावर होंगे, उसके ऊपर कोई किसी का पावर नहीं होगा। ये राजनीति शास्त्र के फंडा है। अब वो व्यक्ति यदि पोलाइट है तो थोड़ा स्ट्रक्चर बना के अपने नीचे कि तुम ये संभालो, तुम ये संभालो कर सकता है, लेकिन उनके अंदर भी वो उनको पंचर कर सकता है, हटा सकता है। जैसा चुनाव आयोग है, तुम कराओगे, तुम ये करोगे, ये करोगे, सारा है। तो वो सोवर्ण होगा। इन सोवर्ण के, संप्रभु के डायरेक्शन से पूरी देश की भूभाग की जनसंख्या चलती है, चाहे ट्रंप की चले, चाहे भारत की चले, और चाइना की चले। तो चाइना ने तो क्या है कि बाहर के लोगों को एंट्री नहीं दी। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है चलो यार कोई बाहर के हैं, लेकिन चाइना ने ऐसा एंट्री नहीं दी। उन्होंने कई ऐसे मोर्चों पे अपनी बाउंड्री को कायम रखा, और हमने बड़े खुले रूप में मैदान कर दिया। जो आए, जो अपनी पेट चरा के चला जाए, अपना पशु चरा के चला जाए, चारागाह है भारतीय, माल बेच के चला जाए, कचरा बेच के चला जाए। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जो संविधान में ये शब्द संप्रभु लिखा है, सॉवरेनिटी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी यही चल रहा है कि भाई हमारे जो है प्रधानमंत्री ये सॉवरेन नहीं है। अब हमारे ऊपर तो है, वो हमारे जनता के ऊपर तो है, लेकिन वो पूरे नहीं है। पूरे नहीं है तो हम घबराए हुए हैं कि यार हमारा मालिक ही डिगू पिचू हो रहा है, तो क्या करें। यही याद वो वेनेजुएला वाले का हुआ, यही अब ईरान वाले के ये पीछे पड़े कि तुम हो जा। तो ग्लोबल एक दुनिया बस जाए, या ग्लोबल कोई एक संप्रभु हो जाए तो जान छूटे, या तो लड़ाइयां तो नहीं होना एक संप्रभु होने के बाद। जिस रास्ते हमें ले जाए, जिस जीवन दिनचर्या में ढाले, जितना हमें खाने को दे खा लें, जिस काम को कहे वो कर लें। या तो ये सरकार ही बन जाए, ये काहे के छोटे छोटे देश है, 205 8 देश बन गए, तो ये संप्रभु का ये टोटका लेके घूमने से मतलब क्या। क्यों हम इस बीमारी में पड़े। संप्रभु नहीं है भाई, हम तो ठीक है, फिर ही है। आ जाओ। तो वीरेश जी नमस्कार। वैसे तो रूपचंद जी ने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को एनालाइज किया है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात उन्होंने भी उठाई और आपने भी उठाई। ह्यूमन रिसोर्सेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया कि इजराइल में हमारे देखो कितने लोग फंसे हुए हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम पे वहाँ भेजे गए हैं। उनको बकायदा ट्रेन किया गया,
1-1 लाख रुपए सैलरी का वो दिया गया और उनको वहां भेज दिया गया, जाओ भैया तुम वहां काम करो इजराइल में और वहां तुम्हें पैसा मिलेगा। यानी इस कदर हम पैसे के लिए हैं कि इजराइल जैसी जगह पे जहां रात दिन बम बरस रहे हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए वहां चले गए। बहुत बड़ी संख्या में रूस में गए हैं लोग और बहुत बड़ी संख्या में हमारे वहां भेजे गए हैं मजदूर बना के, इसके रूस के साथ जो लड़ाई हुई है दूसरे देश की उसमें भेजे गए हैं। हमारी औकात इतनी रह गई ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम पे कि हमें कहीं भी भेजा जा सकता है किसी भी देश में लड़ने के लिए फौज में भर्ती करके। यानी वी आर जस्ट स्लेव्स, मतलब एक गुलाम बन के रह गए पैसे के, और वो पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी गिरे से गिरा काम कर सकते हैं। रही बात नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज का तमाशा हम देख ही रहे हैं भाई। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, 1.5 साल तक कर्फ्यू रहता है, सारा लिथियम खोद लिया जाता है। अभी आप देख ही रहे हैं जो आदिवासी जंगलों में जिस तरीके से कब्जा हो रहा है। तो सोवर्निटी का दुश्मन तो हमारा नेतृत्व ही बना हुआ है। तो सोवर्निटी की रक्षा करती है सरकार, और सरकार खुद जब सोवर्निटी को दांव पे लगा के चल रही हो तो वहां कोई उम्मीद करना, इस तरह की कोई बात करना, जहां तक संगठनों की बात है, संगठन कोई बात को समझने के लिए तैयार है ही नहीं। उसको तो ये विश्वास है कि भाई हमारा जो नेतृत्व इस समय है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसको अर्बन नक्सलाइट बना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। SIR के नाम पे पूरी तैयारी चल रही है। जब भी कोई इशू आता है उसके खिलाफ कोई ना कोई बना दिया जाता है। जैसे भाई अभी फाइल चल रही है, उस फाइल के खिलाफ अभी मुक्तेश्वर आनंद का मुद्दा उठा दो, उसमें लोग उलझे रहे, धार्मिक मसले उठा दो, मुसलमान को टारगेट पे रख लो, ये सारा तमाशा हो ही रहा है। तो उम्मीद अब तो भगवान भरोसा है। और जो सबर्निटी के लिए सोचने वाले लोग हैं भाई, चाहे पंचायत स्तर पे हों चाहे किसी स्तर पे हों, उनको उसका ज्ञान होने ही नहीं दिया जा रहा। कोऑपरेटिव लागू करके प्रयास है, जो हमारी सोवर्निटी है उस पर भी कब्जा करने की बात है। कोऑपरेटिव का नकाब लगा के इसके कॉरपोरेट के चेहरे पे और पूरी सोवर्निटी को कब्जा करने का प्रयास किया ही जा रहा है। वो आपसे और हमसे तो छिपा नहीं है, बाकी लोगों से छिपा भले ही छिपा हो। तो केवल हम और आप तो गाल बजाई कर सकते हैं। अभी निकट भविष्य में कोई समाधान होता दिख नहीं रहा है। अभी तो इन्हीं की दया पे हमें चलना पड़ेगा। बिहार की सोवर्निटी किस तरीके से दांव पे लगी आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही। एक बढ़िया लोकतंत्र से चुना हुआ मुख्यमंत्री कैसे जो है। मैं थोड़ा सा विदेशी आपको रोक के रूपचंद जी को लेता हूँ, फिर वापस लेता हूँ। मेरा जी। एक सवाल जो है रूपचंद जी, आप इसका जवाब देना। राजनीति शास्त्र का जो मैंने 2-4 वीडियो सुने, राजनीति शास्त्र के अंदर सोवर्निटी की जो परिभाषा दी गई है वो है कि एक व्यक्ति, सारे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सुप्रीम पावर रखेगा। अब वो SIR में आपको एंट्री करे या आपको जेल में डाले या आपको मारे या कुछ भी करे, क्योंकि कानून बनाने का उसके पास में एकाधिकार होगा, जो चाहे वो कानून बनाएगा। क्योंकि वो अब वो कैसे चुनेंगे, क्या करेंगे, ये तो हमने साइड में यूं ही बना रखी है। कोई डेमोक्रेसी के नाम से वोट पड़ेंगे, वो पड़ेंगे, ये जो छुटपटियाई व्यवस्था कर रखी है ना हमने, ये करेगा वो करेगा, ये काम तो सोवर्निटी के कहने से कर रहे हैं। एक संप्रभु लॉ होगा। ऑस्टिन ने ये कहा था कि एक संप्रभु होगा, वो कानून बना देगा। जाओ भाई तुम, ये कानून है मेरा, इस ऐसे 6 इंच से कम हाइट के, 6 फुट से कम हाइट के सबको मार दो, तो सोवर्निटी का पावर है। व्यक्ति की सोवर्निटी नहीं है। हेनरी मैन ने जरूर कहा कि देखो व्यक्ति की सोवर्निटी के बिना उसकी सोवर्निटी है क्या, वो है क्या, आइटम क्या है, वो किसके ऊपर सोवर्ण है, वो किसके ऊपर संप्रभु, आदमी तो है हम। तो ये सारी परिस्थिति ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में है कि एक व्यक्ति जिसको संप्रभु बनाया, वो संप्रभु व्यक्ति गया इजराइल, गया वहां पे अमेरिका, गया 2 समझौते किए। इन सारी परिस्थितियों से हमारा संप्रभु पे कोई कंट्रोल नहीं है। राजनीति में ऐसा फंडा ही नहीं है। अब इस फंडे को हम ढो करके लें तो लें क्या, करें क्या, मतलब हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं। वो 5 साल में, जैसा आपने बताया अभी को 5 साल में लाइसेंस रिन्यू करने का है और इनको शासन करने का ये है। अब शासन का इन्होंने बना लिया कि तुम वो कलेक्टर हो गए, तुम ये हो गए, तुम बैंक के ये हो गए, ये करेंगे, ये एक व्यवस्था है उसकी, वो सोवरेन की व्यवस्था है। उसके मूड में है, किसी को कहते इनको सबको बंद कर दो, बैंकों को मर्ज कर दो, इन बैंक में एक ही बैंक रखो पूरे देश में, तो कर दो।
कभी इन बैंक को कह दो प्राइवेटाइजेशन कर दो तो कर दो, रेलवे को कह दिया कि चलो ये करो, तो कोरोना लगा दो तो लगा दो, सोवर्ण ने किया ना, नोट बंद कर दो सोवर्ण है, कोरोना लगा का कर दो सोवर्ण है। अब इन सारी परिस्थितियों में आदमी क्या चीज है, मतलब कुछ इस पकड़ में नहीं आता। जैसे वीरेश जी ने मुद्दा उठाया कोई ये गड़बड़ हो रही है, तो मुद्दा तो ये है कि इस देश होगा, उसके अंदर जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या का एक व्यक्ति सुप्रीम होगा, भूभाग होगा, वो उसकी रखवाली करे नहीं करे, चीन को देते थोड़ा बहुत पट्टा, तू ले जा यार, इतनी जमीन से मैं क्या करूंगा, तू तेरा ही रखना, जो सरकार नाम की चिड़िया है, और उस सरकार का हेड संप्रभु होगा। ये अजीब दुनिया का मॉडल है जिस संप्रभु को ढोकर के हम कर रहे हैं। तो मैंने 2-4 दिन में जो वीडियो पढ़े, उसमें मेरा तो यूं सिर चकरा गया कि यार आदमी है कि जानवर, क्या क्या किस मतलब क्या है इसका, क्यों ये हम अपनी इतनी बड़ी ईगो लेके बैठे हैं, हम ये नेता हैं, हम अध्यक्ष हैं, फलां हैं, कुछ मतलब नहीं, पेट पालने का जंजाल है। तो क्या कहेंगे, क्या सुप्रीम पावर का कोई और क्या करना चाहिए, माइंडसेट में क्या बात आती है हमारे, एक सुप्रीम होगा तो क्या मतलब है इस बात का। मैं इसमें विदेशी को वापस लेता हूँ। अजय चलो, नहीं, आपको, आप अपना इस पे टिप्पणी करो, फिर विदेश अच्छा। से इस पे वापस क्या अपना हाँ, व्यू पॉइंट है। ये जो परिभाषा आपने जो दी है ना, हाँ, इसी पर, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति बस, शास्त्र बस, की बस। परिभाषा है। इसी परिभाषा की वजह से ही 1750 के बाद जितनी वार हुई है अर्थ पर, चाहे वो फ्रांस की कंपनी के दरमियान हुई हो, या अमेरिकन यानी ब्रिटिश कंपनी के जो इंडिया के कंटेस्ट थे, या हॉलैंड की डच कंपनी से, या पुर्तगाल की कंपनी आपस में वार हुई ना, ये इसी सॉवरेनिटी की परिभाषा से फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसी सॉवरेनिटी की भाषा से सेकंड वर्ल्ड वार, इसी सॉवरेनिटी की वजह से ये अपना रशिया और यूक्रेन वार, इसी सॉवरेनिटी की वजह से इस पर ये जो अभी जो चल रहा है इसका ईरान पर, और इसी सॉवरेनिटी से जो अपना जो इजराइल और फिलिस्तीन, इसी सॉवरेनिटी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान, इसी सॉवरेनिटी की वजह से सब कुछ चल रहा है। ये सॉवरेनिटी इस वक्त खतरनाक बन गई है। क्यों? ये युग बदल गया है। 21वीं सदी में दुनिया बन गई है अंतर्निर्भर विकास अब नई साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये नई साइंस और टेक्नोलॉजी कंपेल करती है कि वो आकर के अपने आप को बदले। जैसे कुछ मिसालें 2 देता हूँ आपको, 3 ज़्यादा नहीं, कि जहाँ सॉवरेनिटी का ओरिजिन हुआ, वहाँ पर जो डीप स्टेट की एग्जाम्पलें हैं कि जो आईबी के पेपर जब 50 साल के बाद बाहर आते हैं, तो वहाँ एक एविडेंस मिला है कि ये जो ब्लैक लीडर था अमेरिका का, क्या उसका नाम था, किंग कुछ ऐसा ही था वो, तो उसको एक ब्लैंक चिट्ठी आई थी, और आई थी वो FBI की तरफ से, और कि आपका एंड जल्दी है, आप अपने आप को खत्म कर लो, जो आपको मार दिया जाएगा, जो आप चाहते हो करो। और उस ब्लैंक में दस्तखत है। और फिर इसको जब पता लगा, किसी को अंदर पता लगा, तो उस डायरेक्टर ने ये कहा था कि मेरे दस्तखत नहीं, कोई लिख दे तो मैं उसको अपने लेटर पैड यूज करने दिया, लेटर पैड। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस स्थिति में जब लोगों को जब पता लगा, तो सब ने कहा कि नहीं, ये तो तुम कंस्पेरेसी करते हो लोगों को मारने, इनोसेंट लोगों को मारने के लिए। जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, जैसे टोनी ब्लेयर की एग्जांपल है कि जब उसने वहाँ की जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि इराक के पास न्यूक्लियर एटम, कोई ना केमिकल वेपन है ना न्यूक्लियर वेपन है, तो उसको उसने ट्विस्ट करके हाउस ऑफ कॉमन ने रिपोर्ट कर दी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि उसमें हैं। और जब वो वहाँ 25 साल के बाद फाइल खुली, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आकर के माफीनामा मांग हाउस ऑफ कॉमन में, रिपब्लिक से मांग टीवी पर आकर, नहीं तो आप पर केस चलेगा एज ए वार क्रिमिनल। इसका मतलब ये है कि जहाँ सॉवरेनिटी का ओरिजिन हुआ है, वहाँ उन्हें सॉवरेनिटी को अकाउंटेबल बनाया हुआ है।
और अंडर डेवलप्ड कंट्री जहां हमने उनकी नकल की है सॉवरेनिटी की, वी द पीपल लगा करके, जहां हम प्राइम मिनिस्टर जो अपनी कैबिनेट के सामने अकाउंटेबल नहीं है, और कैबिनेट जो है वो पीपल के सामने अकाउंटेबल नहीं है, और इवन कोई एक डिपार्टमेंट सीएजी के सामने अकाउंटेबल नहीं है। जब इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो लोगों की, आपका सरपंच अकाउंटेबल नहीं है गांव ग्राम सभा के सामने। चलो ठीक है, मैं अब वीरेश जी, अब आप सोचो कि एक बहुत बड़ी तोप होगी, संप्रभु कहलाएगा। अब यदि वो अकाउंटेबल नहीं है, मोदी जी के मूड की बात है कि भारत की जनता कैसे जिए, ट्रंप के मूड की बात है कि अमेरिका की जनता युद्ध चाहे या नहीं चाहे, नेतन्याहू के विरुद्ध में बहुत है, चुनाव हारने को था, उसके मूड की बात है, उसने युद्ध लड़के अपने चुनाव का सेटअप खड़ा कर लिया। शिन चिन ने अपना पूरा ढांचा खड़ा कर लिया 30-36 साल का पूरा। ट्रंप, ये पुतिन भी यही कह रहा। ये जो दुनिया बस रही है, इस दुनिया के अंदर संप्रभु का एक इतना खतरनाक मॉडल आ गया। इसके बाद में दूसरा जो लोग कहते हैं कि दुनिया की यहूदियों की 13 फैमिली है जो इस दुनिया को पूरा, इसका मतलब है कि ग्लोबल संप्रभु है। ग्लोबल लेवल पे कोई आदमी है जो सब दुनिया के आदमियों की चोटी रखते हैं, वो 13 फैमिली है। जॉइंटली वो अपना एक सेटअप खड़ा कर रखा है। लगभग इजराइल में है वो यहूदियों का, जहां अमेरिका भी झुक के चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन वो संप्रभु सॉवरेनिटी की परिभाषा समझ बैठे कि इन भेड़ों को कैसे हाँकना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मॉडल कैसे लाना है, कब वैक्सीन करनी है, कब क्या करना। हम इन बिल्कुल छोटी बातों पे नहीं उलझ सकते। छोटी छोटी बातें हो रही है, इसके हो रहा है, वो तो पावर है उसके, जिसको जिलाए, जिसको मारे, जितने दिन हमारी सांस हो, लेकिन ये हो तब की बात है। चलो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रूपचंद जी, फिर मैं वीरेश जी को इसी बस हाँ। एक ही मिनट की बात है सारी। ये आपने जो बात की ना 13 फैमिली जो फाइनेंस होल्डर है वर्ल्ड की, हाँ। आज अमेरिका इनको नेशनलाइज कर दे, नेशनलाइज कि ऑल दी बैंक्स आर हियर बाय नेशनलाइज्ड अंडर वन यूनिट, इनके पास क्या रहा? बस इसका मतलब ये है कि जब पीपल की अवेयरनेस हो जाए, पीपल का लेवल मूवमेंट जहां पहुंच जाए कि हम राइट टू प्राइवेट की लिमिट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि पीपल की अवेयरनेस जो मेन चाबी है सॉवरेनिटी को मानने की और सॉवरेनिटी को मॉडिफाई करवाने की। धन्यवाद। चलो वीरेश जी, अब आप बताओ, आपकी सांस चल रही है, ये बहुत खुशी की बात है, आप जिंदा हैं, ये इसके अंदर अति खुशी की बात है। हमारा जो सॉवरेन है, अब सॉवरेन की अकाउंटेबिलिटी, जैसा इन्होंने कहा, हमने लिख तो दिया वी द पीपल, नो, कोई मायने नहीं है। एक देश होगा, देश की परिभाषाएं 4 पैरामीटर्स हैं, उसके हो गया जनसंख्या होगी, उसका भूभाग होगा, उसके अंदर जो है संप्रभु के रूप में एक सरकार होगी, उसका एक संप्रभु होगा। अब ये जो मॉडल है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसके अंदर क्या कैसे करना चाहिए? तो वीरेश जी, हाँ 1 मिनट उमेश जी, आपने माइक खोल दिया बीच में। हाँ, संप्रभुता बची कहाँ है हनुमान जी? हम कहते रहे संप्रभु, चिल्लाते रहे कि हम संप्रभु। भाई बची कहाँ से मतलब है कि भाई एक आदमी को हमने दे दिया, ये संसार की रचना ऐसे कर लेना, मानव सभ्यता ऐसे सेट हो गई। बचाने के लिए तो तब होता है कि जब कोई हमारे पास पावर होता है, हम उसमें कोई लड़ाई करते। एक व्यवस्था ही ऐसी खड़ी हो गई, या तो हम जीव जंतुओं की तरह घूमते, न तो हमारी करेंसी होती, न डॉलर होता, न एक दूसरा होता, न अपने तरीके से भेड़ बके घूमे, अपने बिल्कुल एक पेड़ पौधे खाते करते आदिवासी जीते। लेकिन हमने कुछ एक रचना रची और उसमें संप्रभु की छाप ठोक दी। अब वो संप्रभु अपने को जिंदा रखे, मारे, कुछ भी करे, देश को बेचे। अब ये कहते देश को बेच दिया, अरे देश क्या, संप्रभु तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, सॉवरेनिटी का मतलब भी तो मैं कह रहा हूं कि संप्रभुता इन्होंने छोड़ी कहाँ है भाई। जब ईरान को हमारा बासमती चावल जाता था और बड़ी अच्छी जो किसान थे धान के, वो उनको बढ़िया उनको मिल रहा था पैसा। अब की बार ईरान से इन्होंने कता ताल्लुक कर लिया, तो कता ताल्लुक होने से हमारा वहां जाना बंद हो गया, दाम गिर गए बासमती के, तो खत्म हुई संप्रभुता, कहाँ बची? अभी तेल के मामले में ईरान से हमारा तेल आ रहा था,
रूस से आ रहा था, पहले वहां से रुकवा दिया, ईरान से लेना शुरू करा, अब ईरान से बंद हो गया, अब अमेरिका ने कहा चलो भाई 1 महीने तक खरीद लो तुम। यानी हमारी संप्रभुता कहाँ, हमारी संप्रभुता तो अमेरिका के पास रखी है गिरवी, और उस अमेरिका के पास जो जबरदस्ती एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेता है रातों रात और वहां दूसरी सरकार बनवा देता है, और एक ईरान को कहता है कि सरेंडर कर दे बहुत जल्दी, नहीं तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा, और वहां जो है उसकी चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि सरेंडर करना ही पड़ेगा, उसके पास बचेगा क्या। इसके पहले भी तमाम वो देखो विदेशी, वो तो अपन ने रचना रच दी। तेरा हाँ फैमिली का मान ले, या तो उन लोगों हाँ ने बैठ कर कहा कि इस दुनिया की भेड़ों को कंट्रोल करना है, अमेरिका का तू हथियार ले ले, उसको कहा ये कर, तू ऐसे लड़ाई लड़, ये सारी रचना हमने मानव सभ्यता ने रची है। तो इसके अंदर संप्रभुता डाल करके अपने आप में यूं ही अपने ले लेंगे हमारा ये है साहब, हम क्या है भाई, कुछ नहीं है। एक जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की जगह हैं हम लोग, इससे ज्यादा है नहीं। अब इसके अंदर कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो या तो तेरा फैमिली जो जिनको हम कह रहे हैं इनमें से 5 सुप्रीम है, वो कर रहे हैं बैंकों का दूसरों का करके, ये तो सारे मिल लिए। अब ये सारे मिलने के बाद में हम भारत के लोग हम करो करने कर ले लो कर लो करो। अब इसका मोदी भी आप बताओगे, अपन मोदी का दोष निकाल रहे हैं, लेकिन मोदी के बस में क्या है, जो इसका रचना रची समाधान गई है वो है क्या। रूपचंद जी ने इसका भी समाधान बताया थोड़ा सा, हालांकि संकेत करके छोड़ दिया उन्होंने। जागरूकता, जब नागरिक जागरूक हो जाए तो उसके पास सब इलाज होता है, वो हर तरह का इलाज कर लेता है अगर वो जागरूक हो, बशर्ते कि। उम्मेद जी आपका माइक खुला है, माइक बंद कर लीजिए उम्मेद जी। तो वो अगर चाहे, जनता अगर चाहे तो सब कर सकती है भाई। हमने कोरोना में दिखाया, कोरोना में हमने करा अपना काम करा, बढ़िया इकोनॉमी हमारी चली, और जो है कृषि ने हमें बचाया, तो कृषि हमें फिर बचा सकती है, क्योंकि हमारी अपनी संप्रभुता हमारे अंदर है, हमारे नागरिकों के अंदर है, हमारे नागरिकों में कैपेसिटी है। उनके रास्ते बंद कर दिए गए। अब देखिए चीनी बनाने का काम है, गन्ने से चीनी बनाने का, वो इतनी महंगी पड़ती है कि 400 रुपए का दाम देने में शुगर मिल असमर्थ है, लेकिन जब खंडसारी इकाइयां लगती है तो वो 450 में गन्ना खरीदती है, नगद भुगतान करती है। यानी हमारा जो कोल्हू चलता था, आज अगर कोल्हू चलता हमारा, जो अपना खुद गांव वाले चलाते थे अपना, तो हमारे पास पैसा भी होता, हम सरकार को टैक्स भी देते और हमें फायदा होता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इतनी आ रही है मिल में चीनी बनाने से, कि हमें ना तो गन्ने का दाम मिल पाता और ना वो जो है चीनी हमारी सफलता से बन पाती, केवल इनकी चलो जो अपनी पर्सनल सोबर्निटी है उसकी वजह से। सोबर्निटी नागरिकों की सहमति से, नागरिकों के हित में, नागरिकों के लिए होगी तो ही सोबर्निटी बचेगी। अगर ये आर्टिफिशियल सोबर्निटी इस बस समय है बस जो ये आप इस बात पे आए हो, यही मैं कह रहा था। शुरू में मैंने कहा कि ऑस्टिन ने जो बात कही ना, वो वर्क कर रही है। हेनरी मैन एक हुआ था, उसने ये कहा कि देखो यार, जिसके ऊपर सुप्रीम है वो आदमी, जिस जिस जनता के ऊपर वो सुप्रीम आदमी है, वो जनता भी अपनी अपनी सॉवरेनिटी को सजो करके अपने तरीके से रखे, तो एक कानून भी उस लाइन पे बनेंगे। वो नहीं बना पाएगा अपनी दादागिरी से कानून, व्यवस्था भी उस हिसाब से चलेगी। यानी व्यक्ति की सॉवरेनिटी को कंपाइल करते हुए आप उस व्यक्ति को, जो अपने आप को उस परिभाषा में ऑस्टिन ने जो परिभाषा दी उसके अंदर वो अपने आप को कर रहा है। वस्तुतः भारत के अंदर क्या दुनिया के अंदर ये है कि एक है, लेकिन नीचे ये हड़ताल होना, ये होना, सड़क पे जाना, ये करना, ये सॉवरेनिटी की डिमांड करती है कि भाई तेरे कानून जायदे है, तेरे पास सॉवरेनिटी तो आ गई, लेकिन यहां तो सावधान रहे। हमारी डिमांड ये है, ये सॉवरेनिटी के अंदर थोड़ा 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 थोड़ा, और ये व्यवस्था को सेट करने के लिए एक पंगा जिसको कह सकते हो। बाकी पावर सॉवरेनिटी के व्यक्ति के पास में, वो देश को बेचे, आप लोगों को जिंदा रखे, आपको मारे, आपको कब आपके नोट छीन ले, कब आपसे क्या कर ले, ये सॉवरेनिटी के मॉडल के अंदर, राजनीति शास्त्र के अंदर ये व्यवस्था है। अच्छा, उसके बिना चलती भी नहीं। आप यूं हर कोई आदमी को प्रधानमंत्री बना दोगे, मैं कहूंगा मैं बनूंगा, आपको मैं बनूंगा, चलती भी नहीं। एक होगा होगा लेकिन हम जो जागरूक जनता, इसको अकाउंटेबल, जैसे रूपचंद ने कहा ना, अकाउंटेबल ये नहीं, हम अकाउंटेबल के लिए यदि लड़ाई लड़ें कि भैया यहां तुम्हारी ये देखो ये अकाउंटेबल हो, इसका मतलब ये हुआ कि होल पब्लिक अकाउंटेबल करने के लिए पब्लिक को, जहां गलतियां करे वहां गला पकड़ने को जहां जिस जगह सड़क पे खड़ी रहे, तब कोई सॉवरेनिटी का थोड़ा अच्छा मॉडल हो सकता है। और वो सॉवरेन जो है
हमारे ऊपर जो बैठा है वो आदमी थोड़ा बहुत शर्म करेगा या कुछ झुक के काम करेगा, या हम कुछ वो और तरीके से कोई उसको मनाएंगे पटाएंगे या वोट नहीं देंगे, कोई तरीका हमारा होगा, ये एक दिशा बनती है। रूपचंद जी, आपने हैंड रेज किया था या वैसे ही हो गया? उमेश जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, कई बार उन्होंने माइक खोला, आप देख लो बात करके। चलो उमेश जी, कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? चर्चा आपकी अच्छी रही, ज्यादा सुनने में बहुत आनंद आया। मैं बीच में पढ़ रहा, एक बार कहीं आधी किताब पढ़ी थी, ये दास प्रथा, अफ्रीका से दास ले जाते थे बेड़ियों में बांध के, और तो मेरे ख्याल से उसके बाद में एक उसमें नवाचार आया कि भाई इनको बेड़ियों में बांध के क्यों नए तरीके किए जाए। तो एक वैश्विक लेवल पे जो सर्वोच्च 13 जो बताते हैं रिमोट कंट्रोल, आपने अभी बीच में भी इशारा किया, वो लोग बहुत आगे एडवांस पूरे संपूर्ण विश्व में उन्होंने बिठा रखे हैं अपने, प्रभावित करने वाले, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले, हमारी बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने वाली व्यवस्था हर देश में उनकी मौजूद है। और हमारे यहाँ संप्रभुता के रूप में आप कह रहे थे 2014 के बाद में देश वगैरह, तो यहाँ भी कहीं न कहीं उनकी वो पूरी व्यवस्था भारत में भी थी। और वास्तव में दोबारा से आज घंटों सोचना पड़ेगा। आज का जो विषय उठाया बहुत ही गंभीर किस्म का है। ये देश के, संपूर्ण देश के जिम्मेदार लोगों को इस विषय में दोबारा से सोचना चाहिए कि हमारे देश की सीमाएं कितनी है। कल परसों श्रीलंका के पास में एक हमारे बुलाए हुए मेहमान को पीट गए, ईरान की कोई नौका ट्रेनिंग के लिए आई थी नौसेना की, और उसको पीट गए। तो हमारे देश की सीमाएं कहाँ सुरक्षित है? संप्रभुता वास्तव में बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। और लज्जित आम भारत का थोड़ा बहुत जागरूक व्यक्ति है, थोड़ा समझदार है, तो वो अपने आप को लज्जित सा महसूस कर रहा है। जब आज से 2 दिन पहले जो रूस से तेल लेने की 1 माह तक तुम तेल ले सकते हो, ऐसे आदेशात्मक जब अमेरिका से आते हो, तो कहीं न कहीं पुनर्विचार की जरूरत है कि हम इस समय कौन से शासन में, किस प्रक्रिया में, कहां जी रहे हैं। और ये देश की तमाम इंस्टीट्यूशन, देश के तमाम जागरूक लोगों को इस दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण आज आपने उठाया। संप्रभुता जैसा मामला में वापस सभी को करना चाहिए। इस विषय पर 1 या 2 विस्तृत और भी जागरूक लोगों को और भी जुड़ाव करके, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका ने कल या परसों एक 14,229 या ऐसे कुछ नाम से एक सिग्नेचर किए हैं, एक नया बिल वो और लेके आए हैं। और उसने संपूर्ण विश्व में जो फंडिंग एजेंसियां वगैरह, जो जागरूकता फैलाने वाले जो लोग थे या फंडिंग एजेंसियां चलती थी, उनको सबको नजरबंद का, शायद मेरे ख्याल से सोरोस को कल या परसों कर लिया गया है। और भी बहुत सारे जो जागरूकता या लोकतांत्रिक आवाजें उठाने वाले, मानवाधिकार की आवाजें उठाने वाले सारे जितने इंस्टीट्यूट थे, उनके लिए शायद एक नया आया है। इसको भी आप थोड़ा सा दोबारा से देखना। ये भी एक बड़ी चिंता वाली बातें हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये तो एक जो इनको प्रमोट करते थे या इन आवाजों के वकील जो बनते थे, उन सबको भी अभी घेरेबंदी में ले लिया गया है, लिया जा रहा है। चलो ठीक बात है उमेश सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो हमें सबको पता है कि भाई संप्रभुता क्षीण हो रही है हमारी, और उसके अंदर खत्म नहीं हुआ, गिरवी रख दी गई है एक तरह से। धन्यवाद आपका जुड़ के। आज आप क्या कहना चाहेंगे कि हम आखिर इसमें क्या कर सकते हैं? वस्तु स्थिति ये है कि बेसिक बात यह है कि हर कोई तो प्रधानमंत्री को बना करके कोई नाच कूद तो करना नहीं है, सामूहिक नृत्य करना हो। एक व्यक्ति होगा, संप्रभु होगा, मालिक होगा, वो होगा। अब उसको नकेल कैसे डालें,
रेगुलेटरी बॉडीज बनाई, संविधान बनाया, लोगों को कहा, जागरूकता की, वो सारा किया। लेकिन बड़ी एक टिपिकल सी बात खड़ी हो गई कि यार आखिर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चाह करके डिक्टेटरशिप से कम क्या सत्ता रही। पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसा है, कोई भारत अकेला नहीं है, कोई मोदी अकेला ऐसा कुछ हो नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सारे संप्रभु बनाए हुए हमारे जो आका हैं, चाहे चीन का हो, कहीं का भी हो, इन सारे लोगों को यदि सामूहिक रूप से कहीं सोच करके कुछ ऐसी विध्वंस की बात दिमाग में खड़ी कर ले कि यार जनसंख्या कम करो, ये कचरा बहुत फैल गया इस धरती पर। वैसे अंदर अंदर से कुछ बातें आते हैं कि वैक्सीन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कि यार मार मूर दो इनको, ये बीमारियों को फालतू के, ज्यादा आदमियों का क्या करें। संप्रभु हैं तो हमारे पास में है, रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ थल है, करें हम जो भी है आनंद लें। थोड़े लिमिटेड होंगे तो ठीक, आनंद मजा आएगा, इसमें जीने में भी आनंद आएगा। अब ये क्या मतलब रखता है कि ये सारा इतना भारत में कचरा पैदा हो गया, वहां पे इतने लोग हो गए, कर गए तो करो। अब चीन ने कुछ एक अपना तरीका अपना रखा जिंदा रहने का, लेकिन हमारा खुला मार्केट, आनंद से जो लाए, जेनेटिक लाए, मॉडिफाइड लाए, कुछ भी लाए, इन सारी परिस्थितियों पे ये मानव सभ्यता के बारे में क्या आप सोचते हो। फिर हम बाकी साथियों को, और कोई साथी कोई बात रखना चाहते हैं तो रख दे, फिर हम वाइंड अप करेंगे रूपचंद जी की समरी लेकर के। और कोई? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए गोदारा जी। हाँ सर, हनुमान जी, राम राम साहब। राम राम। संप्रभु की बात तो मतलब है बिल्कुल हमारे एक समझ में आई। जी हाँ, मतलब जमीन में, एक गांव की जमीन में बटे एक कठपुतली को है ना, कठपुतली दिखा पावड़ो है। तो वो कठपुतली दिखा पावड़ो एक अमेरिका बनियोड़ो है कि मतलब बी के ऊपर ऑर्डर चल रही है। तो बी के जो भी कठपुतलियां हैं, मोदी है और भी दूसरा है, तो एक कठपुतले जो एक स्वांग रच रही है, जनता ने बेवकूफ बना रही है, वो एक तरीको है। तो बी की मान की बागडोर है ना पूरी जमीन की, जो कि मतलब एक यूएशिया के जो हाथ के मायने है, तो भी जी वो नचा रही है आज। तो वो एक सिस्टम दिख रही है मैंने तो, दूसरों कोई नहीं। चलो ठीक बात है। और कोई साथी, और कोई अपना व्यू पॉइंट रखे तो? हाँ डाकर साहब। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उसकी कार्यशैली की भी जनता के दबाव में काम करे, तो उसके लिए हमने एक कानून प्रस्तावित किया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में रखा जाए, ताकि जब पब्लिक चाहे तो उसको अपना वोट लेकर के उसको नौकरी से निकाल सके। एक बात, राइट टू रिकॉल। जी, पीएमसीएम। और कोई साथी? हाँ, तो रूपचंद जी दो बातों पे आपको कि क्या एक ग्लोबल वर्ल्ड का एक संप्रभु है जिसको हम ट्रंप नाम दे सकते हैं, या ये चीन और ये दो तीन धुरी है इसलिए संप्रभु नहीं माना जाएगा, कुछ एरिया का संप्रभु है वो, या जैसे बहुत सारे देश हैं उनका। और एक ऐसा हो कि भाई संप्रभु की नखेल कैसे डाले, जैसे राइट टू रिकॉल की बात आई या किसी और की बात आई, या हम हड़ताल करके उस संप्रभु को कोई कोई गर्दन मरोड़े कि भैया ये मत कर। अब संप्रभु तो संप्रभु ही है, उसको तो है को सारा ही कुछ पावर है। तो इन दो बातों पे हम क्या सोचते हैं कि क्या वर्ल्ड की मान्यता दे दें कि वर्ल्ड के अंदर एक गवर्नमेंट है और हम उस गवर्नमेंट के भूभाग में है, ये देश है, ये अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, रूस एक देश है, और एक दो कोई और कोई मान लो कोरिया वोरिया छोटा मोटे जैसे अपनी अपनी दुकान लिए बैठे होंगे, तो वो 5-10 देश इस दुनिया में है। बाकी का कोई संप्रभु है जो वो यूं ही कठपुतली वाली बात है, और ये करना फैक्ट यही है। तो वर्ल्ड का एक ही बन जाए, पूरी पृथ्वी एक है, तो वर्ल्ड का एक संप्रभु बनने में तो कोई प्रॉब्लम महसूस होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। एक डिमांड का पार्ट हो सकता है कि भाई क्यों हमेशा की आपत करो, जो कोर करोड़ वो उससे सरेंडर हो रहा है वो खरीदेगा, लिखा पढ़ी के झगड़ा मेटो। हम भी अमेरिका के नागरिक, अमेरिका वाले अमेरिका के नागरिक, पाकिस्तान वाले अमेरिका के नागरिक, बांग्लादेश के अमेरिका के नागरिक, श्रीलंका वाला चीन का नागरिक। तो इस तरह से कोई 2 1 3 एक संप्रभु बन जाए तो कैसे। चलो रूपचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, ये विदेश जी आप कहना चाह रहे हो, कुछ कह दो, फिर रूपचंद जी के साथ में इन बात को लेकर के समरी को। हाँ विदेश जी।
अब की बार संप्रभुत्व नहीं रहेगा। देखिए, रूस के साथ यूक्रेन की हुई और वहां ब्रिटेन को सपोर्ट किया अमेरिका ने बैकडोर से। यहाँ इजराइल और ईरान की इसकी अमेरिका, इजराइल, ईरान चल रही तो है। भारत तो रहेगा नहीं ना। मुद्दा हम क्या करें, हमारे पास जनसंख्या पड़ी है भाई, या तो हम मैं चीन के अंडर में भाई, या तो मैं एक संप्रभु है चीन, मैं एक संप्रभुता संप्रभु है अमेरिका, और लेट मी प्रेस मैं मुझे बताने दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम्म, तो यहाँ क्या था, इसने अमेरिका ने अपेक्षा जताई थी कि जैसे मैं इंग्लैंड के साथ गया था यूक्रेन के समर्थन में, ऐसे इंग्लैंड भी आएगा। लेकिन इंग्लैंड नहीं गया, ये सोचने वाली बात है। इधर रूस जो है खुल के नहीं जा रहा अमेरिका के खिलाफ, इसको समझने की जरूरत है। और सही। रूस धीरे से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, चुपचाप साइलेंटली। चीन बिल्कुल तटस्थ बैठा है। यानी अब की बार अमेरिका को घेरा जा रहा है, अगर आप उसको तो ओवरऑल आपके हिसाब से काफी संप्रभु बन गए। मैं 3 का हाँ कह रहा था, हाँ तो आप कह रहे हो नहीं, 10, 10, 15। संप्रभु तो रहेगा वही मैं भाई। समझ गया। ईयू के कट्टरपंथी 15, वामपंथी का 15, है, 20 आपको देश, सीधा सीधा मान के 15, चलो। 20 दुनिया के संप्रभु, 13 बताए थे, 13 के 13 संप्रभु हो गए, यूं समझ लो बिल्कुल आप। बिल्कुल। हाँ, वो अलग बढ़ अलग गया तो अपने हम, गांव में है। तो हमें कायदे में यहाँ हमारे तटस्थ संप्रभु रहना को था। क्या कहे कि तू किधर चल भाई, तू चीन में वाले संप्रभु वाले खेमे में रहे, या इजराइल और ये वो बाड़ा अपना बना इस बेवकूफ खेमे में है, रहे। हैं? ये बिना मतलब अपनी टांग खिंचवा रहा है। इसको चुप होके बैठना चाहिए जैसे दूसरे देश बैठे हैं। ये बिना मतलब की टांग फंसाता है अपनी जा जाके। चलो देखो क्या कर रहा है, अभी देखने की बात है। चलो रूपचंद जी, अब आप इस पे विश्लेषणात्मक कर दो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसकी कॉलोनी हो गई वर्ल्ड की। ये खुद जैसे इन्होंने कहा ईयू हो गया, ये हो गया, कुछ कुछ है, नॉर्थ कोरिया अपने आप कॉलोनी हो गई। तो एक तो ये हुआ, एक हमारे वाले संप्रभु को कंट्रोल का भी कुछ तो सोचें। अकाउंटेबिलिटी हमारे कहने से तो होती नहीं, क्या करें हम? हमारे पास कोई ऐसा हो राइट टू रिकॉल हम मांगे, फिर क्या कर सकते हैं? इसमें इसमें मेरी दो ही बातें हैं सिर्फ। पहली बात तो ये है कि ट्रंप को हमने कहना हो तो हम कहेंगे ग्लोबल स्टेट टेररिस्ट। अच्छा। ग्लोबल स्टेट टेररिस्ट हम्म। ये एक सरकारी ग्लोबल टेररिस्ट है जे। नहीं, उसके वो तो नीचे संप्रभु, वो संप्रभु है, उसके कानून चलता है ना, भारत पे चल गया। टेररिस्ट टेररिस्ट हमेशा सौ प्रभु होता है, जो चाहे सो करे। हाँ, टेररिस्ट का चलता है, ठीक है, और बात है। जब लफज टेररिस्ट आ गए तो क्या संप्रभु है वो, उस पर हाँ, कोई ठीक ला, बात। टेररिस्ट पर कोई संविधान कोई ला लागू नहीं, तभी तो उसको नाम दिया टेररिस्ट। बाकी जो डिफेंस है वो आर्मी, उस पर ला है। इसका मतलब मैं इसको ये कहता हूँ जो ग्लोबल स्टेट टेररिस्ट है जे, उसने नीचे अपने कुछ रीजनल स्टेट टेररिस्ट बना रखे हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल है, और साउथ एशिया में चाहता है कि इंडिया बन जाए ताकि जो भारत में घुस के मारे, या कहता है ना माम घर में घुस के मारेंगे। बोला की बात है कि अमेरिका में पकड़ा गया और कनाडा में पकड़ा गया। तो इस तरीके से वो चाहता है जो ग्लोबल स्टेट टेररिस्ट हो के इलाके मेरे को छुट पिटिए हो, जो ये काम करते रहे। एक बात तो ये, अगर क्यों ये नाम दे रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी चली गई है 21वीं सदी में, और पीपल्स का लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो अभी 19वीं सदी में टिका हुआ है। ये जो 200 साल का गैप है पीपल की एवरेज थिंकिंग का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से ये नाम आ रहा है। एक बात। अब वे आउट क्या हो? वे आउट है कि पीपल की अवेयरनेस जल्दी से जल्दी कैसे एक्सेलेरेटर दबाया जाएगा ताकि पीपल की अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाए। हम एक एक्सट्रीम चले जाते हैं राइट टू रिकॉल वगैरह। हम इस बात पर आ जाएं कि हर पार्टी को अपना कैंडिडेट, चाहे एमएलए हो या कोई हो, उनको वहां से पीपल से स्पॉन्सर कराना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव करवा करके। कि कांग्रेस वाले अपने 2-4 उम्मीदवारों को में वो करवाएं, स्पॉन्सर करवाएं, बीजेपी वाले अपने करवाएं, दूसरे अपने समाजवादी वाले अपना करवाएं, टीएमसी वाले अपने का। उससे क्या होगा कि पार्टी के अंदर जो गुलामगिरी है प्रेसिडेंट की, कि कोई पार्टी का मेंबर मोदी के खिलाफ बोल के बच नहीं सकता, कोई कांग्रेस वाला राहुल और सोनिया गांधी खड़गे के खिलाफ बोल के बच नहीं सकता, कोई कम्युनिस्ट का मेंबर कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ बोल के बच नहीं सकता। जब इतनी गुलामगिरी है तो इस गुलामगिरी को डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए। पहला काम है जो पहला काम।
इंडिया में अगर हम डेमोक्रेटिक तानाशाही देखते हैं, सबसे पहले तानाशाही एक्सेप्ट की है बीजेपी ने, कि जो मिनिस्टर ओथ उठाई है वो नहीं बोलते प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो बताओ आप लोग क्या करेंगे बेचारे। इसका मतलब ये पार्टियों की गुलामगिरी को पहले डेमोक्रेटाइज कर दो, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं बीजेपी में था हूँ, मेरे हनुमान जी बीजेपी से हैं, ब्रजेश जी बीजेपी हैं, कौन एमएलए बनेगा, हमारा तीनों का कंपटीशन होगा, जो जिसको लोग ज्यादा स्पॉन्सर है वो कैंडिडेट होगा, उसमें प्रेसिडेंट की पावर 0। एक बात हो जी आगे, फिर आगे इनका कंपटीशन हो जाए, वो उससे क्या होगा कि जे पोजीशन बन जाती है कि अगर आप जे अकाउंटेबिलिटी कर दो आप, और दूसरा कर दोगे हर इंस्टीट्यूशन सरकारी वो लोगों के सामने 5 साल के बाद जब उतरता है तो 10 साल के बाद 20 साल लगा लो, 30 साल लगा लो, 30 साल के बाद वो अकाउंटेबल होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिकली होगी। उसके दुनिया के खिलाफ जो अंदर मैं रूपचंद जी इंटरवेन कर रहा हूं, दुनिया के अंदर कोई एक सा देश बता दें आप जो इस सिस्टम पे वो लागू हो किसी देश में, मैं कि एग्जांपल भाई नहीं दी ये आपने पूरा कि भाई ये ठीक है, जनता जब मैंने कहेगी तो चुपचाप बैठ जाएगा। मैंने सर 2 एग्जांपलें दी आपको, शायद नहीं देती। एक दी मैंने वो जो अपना था ना, वो अपना लुथर मेकिंग, कि उसको ब्लैंक चिट्ठी आई एफबीआई की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि आप हम अपने आप को आत्महत्या कर लो या हम आपको मार देंगे। और वो ब्लैंक थी, वो टाइटल उसका था, मगर जब उसको अब जो चिट्ठी आउट हुई है वो 50 साल के बाद, तब तो बात आई है। एक बात मैंने की टोनी ब्लेयर की, कि जब उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को गलत पेश किया हाउस ऑफ कॉमन में और कहा कि इराक के पास एटम और वो बायोकेमिकल वेपन हैं, हमें अमेरिका का अटैक करने में साथ देना चाहिए। जब जो रिपोर्ट आउट हुई 5 साल 10 साल पहले, तो पता लगा कि इसने गलत बोला है, तो उसको माफीनामा मांगना पड़ा, नहीं तो उस पर केस चलता। ये 2 एग्जाम्पलें आपको, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। ये 2 एग्जाम्पलें इसलिए दी हैं ताकि नहीं, आप पर सोचने का कौन से लोग। देखो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन ऐसा सोवरेन था जो ये कह रहा है कि कोई एटम बम नहीं रखेगा। पाकिस्तान किसी को नहीं पूछ के रख रहा, साइन भी नहीं किया इसने। कौन एटम क्या? बम रखने के अंदर कौन मालिक है जो एक कहेगा कि एक मैं मिनट, रखूंगा, भाई मेरी मर्जी है, तुम एटम कौन होते हो एक बाकी के। मिनट, सॉवरेनिटी का एक मिनट पहले इस पर आ जाओगे, सॉवरेनिटी लोगों को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, फिर अगला बात आते हैं ना। अब अगर हम ये इनको अकाउंटेबल बना देंगे, जो पर 60 सर्विस करके पब्लिक मनी से टैक्स लेंगे, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेंगे, पब्लिक मनी से पेंशन लेंगे, और उनकी काले कारनामे की जवाबदेही लोगों के सामने कोई ना हो, इससे ज़्यादा अंधेरा राज क्या हो सकता है। इसलिए पहले ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, और ये फिक्स हो, 15 साल का हो, 10 साल का हो, पहले पब्लिक ओपिनियन बने, उसके बाद होगी डीप स्टेट की। 50 साल के बाद रा की फाइल आउट हो, पता लगेगा। 70 साल के बाद आईबी की फाइल आउट हो जाए, पता लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होती, तब तक आपकी पीपल की सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती। अब रही बात एटम बम। एटम बम एक वो मॉडल है कि जिससे कोई भी कंट्री, जो हमने पहले बात चल रही थी जहां पर कि एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, ओपनली नहीं आ रहे, क्योंकि ओपनली आने से रशिया और अमेरिका में टकराव भी आ गए, तो पहले काउंट बटन दबाए, बात तो इस पर बिगड़ेगी आकर के। चाइना और पाकिस्तान ने, रशिया, जैसे पाकिस्तान ने साइन नहीं कर रखा है और वो डराता है, ईरान ने तो साइन कर रखे हैं, जिसको हमने भी कहा उसने एक लकड़ मिनट, फटा रखा है। हमने कहा साइन कर रखे हैं, ये बताओ एनपीटी पर। जहाँ तो आप खुद को पहले आप तब क्लेम करेगा, खुद कहो आप क्या हमने एटम बम सरेंडर करके यूएन को दे दिए, फिर आप विश्व के शांति गुरु बन सकते हैं और जाके कहो तो कि सब मतलब कंट्री कहने अपने का है वेपन कि को। यूनाइटेड नेशन को हम सोवरेन बनाते बनाते उसको डुबो दिया। एक मिनट, वो स्वयं पहले एक ट्रैक पर आओ ना। क्या अगर एटम बम पर आपने आना है, तो एटम बम को आप छोड़ोगे कहाँ? क्या बोला आपने? सबसे चाहते हो दुनिया री न्यूक्लियराइज दुनिया में एटम बम खत्म हो जाए, तो कोई एक कंट्री जो इनिशिएटिव लेगा वो पहल करेगा और अपने आप को रिस्क में डालेगा कि हाँ मैं अपने एटम बम यूएन को देता हूँ, इसके जनरल असेंबली को, विटो पावर के पास नहीं, जनरल असेंबली को, कि जनरल असेंबली जो चाहे इसका इस्तेमाल करे, और फिर दूसरों में वर्ल्ड में कंपेन कर सकता है और पब्लिक ओपिनियन बना सकता है
कि हाँ सबको एटम अब यूएन को सरेंडर करने चाहिए, जनरल असेंबली को। तो कहने का मेरा मतलब कि हर चीज का इलाज है। एक बात तो जी आगे। अब जहां पर इंडिया में एक अमेंडमेंट और हो सकती है कि अगर आप हर असेंबली की या लोकसभा की आधी सीटों का चुनाव 2.5 साल के बाद करवाओ, आधी सीटों का दूसरे 2.5 साल के बाद कराओ। उससे क्या होगा कि हर 5 साल के बाद आपके यहाँ चुनाव आएंगे। उस चुनाव में क्या होगा कि हर बार लोगों का पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा, हर बार इनको पार्टियों को आना जाना पड़ेगा। ये तो एक ही बार ला रहे हैं कि 5 साल में असेंबली और असेंबली सबको एक ही बार करवा दो, उसके बाद 5 साल अपना काम चलवाओ हर जगह, और उसके बाद 5 साल का नया ड्रामा करके और आ जाओ। हम इसको डिसेंट्रलाइज करवाना चाहते हैं, तब पीपल की अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर आप लोगों को सले भी रखना भेड़ बकरियां, फिर उस ट्रैक पर चलते जाओ। ये तो हमारा आउटलुक है। एक बात लास्ट में, जब तक पीपल का माइंडसेट मनी और पावर को सॉवरियन मानता है, मनी और पावर जो तेरा फैमिली वाली, अगर मनी और पावर को हम सॉवरियन मानते हैं तब तो यही सिस्टम चलेगा भाई। जब हम पीपल्स को और एनवायरनमेंट को, मतलब लिविंग जो सिस्टम है, साफ हवा, साफ पानी और हेल्दी इकोलॉजी, जब इसको हम सॉवरियन मानते हैं तो सिस्टम दूसरा बदलता है। ये माइंडसेट का क्वेश्चन है। 3 आगे, एक माइंडसेट का क्वेश्चन है कि हम सॉवरियन मनी और पावर को माने या पीपल और नेचर को माने, एक बात। दूसरा है कि हम पीपल की अवेयरनेस जल्दी से जल्दी कैसे लाएं, उसमें कि कैंडिडेट की स्पॉन्सरशिप, हर 2.5 साल के बाद आधी असेंबली आधी पार्लियामेंट के चुनाव हों बकायदा अपने फेज वाइज। उससे क्या होता है, लगातार ढोल बजता रहेगा और ये पार्टियां थक जाएंगी और लोग सुन करके अवेयर होंगे कि हाँ ये झूठ बोल गया, ये झूठ बोल गया। 2 साल के बाद फिर वो लोगों के सामने ये एग्जाम्पलें आएंगी। तो कहने का मतलब पीपल की अवेयरनेस पॉलिटिकल बढ़ेगी। तीसरा जो पहला वाला सबसे पुराना जो था कि जो ग्लोबल टेररिस्ट जो बना हुआ है, ग्लोबल स्टेट टेररिज्म, ये तब जाके खत्म हो सकता है अगर पीपल की अवेयरनेस बढ़े। तो अगर अवेयरनेस नहीं बढ़ती, उस राष्ट्रवाद और मनी पावर के फ्रेमवर्क में रहते हैं तो डॉलर की डोमिनेशन रहेगी, वेपन की डोमिनेशन रहेगी और कोई उनकी नॉन अकाउंटेबिलिटी रहेगी। धन्यवाद। चलो जी, सेशन को हम समाप्त यहीं करना चाहेंगे। जन जागरण हो। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। परमाणु बम के मामले में ये होता है कि अमेरिका, यूरोप वगैरह हथियार कंपनियां हथियार बनाती है और उनके ग्राहक कैसे बढ़े, तो एक प्लेन वो फाइटर प्लेन पाकिस्तान को देती है तो इंडिया स्वतः ही दूसरे का ग्राहक बन जाता है। फिर उसमें कोई अपग्रेडेशन होता है तो फिर वो पाकिस्तान को पहले देते हैं, पाकिस्तान को पहले वो सब्सिडी भी देते हैं और हथियार भी देते हैं ताकि वो भारत उसका ग्राहक बन जाए और भारत में भी फिर करोड़ों की हथियार डील होती है। और ये जो हथियार आते हैं वो सभी में किल स्विच लगा होता है, तो उस कंपनी की मर्जी के बगैर कोई हथियार काम नहीं करता है। मतलब वो जब भी चाहे उस फाइटर प्लेन को वो हथियार को डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब वो समय पर काम नहीं करेगा और उनका भी धंधा हो गया। मेन बात यह है अपने सामने कि कुछ गुंडों का बहुत बड़ा जमावड़ा इस दुनिया के अंदर हो गया और वो संप्रभु कह दो उनको, सोवर्ण है वो, और उनकी मर्जी है कौन किसकी गर्दन दबा दे, किसको कहाँ कर दे, कौन परमाणु डाल दे, कहाँ ईरान अपनी वो हथियार यूज कर ले। बड़ा एक एबनॉर्मल पृथ्वी के अंदर मानव सभ्यता फंसी पड़ी है। इस शासन तंत्र के अंदर, इस व्यवस्था के तहत कोई किसी प्रकार से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मानव सभ्यता को खतरे की है। हाँ है, माइंडसेट हमारा उस लाइन ऑफ एक्शन पे हो नहीं पा रहा है और बहुत ही हम गलत दिशा में इस सभ्यता को कर रहे हैं। कुछ फालतू के लोग, जो कुछ कॉरपोरेट के लोग, जिसको 13 फैमिली कह दो या 5 फैमिली कह दो, उन लोगों का माइंडसेट है हम कुछ आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे सिर फेरे लोगों के अंदर है वो आनंद लेते हैं। हमारे भी ऐसे हैं जिसका फायदा सिर्फ जो है ये दुनिया के अंदर, एप्स्टीन ने कम से कम कुछ बातें ला गई कि इतने सिर फेरे तुम्हारे इस दुनिया के अंदर बसे हैं जो मेरे पास आए थे। ये एक बहुत बड़ा रिवील था, एक बहुत बड़ा एक लोगों को जानकारी का मुद्दा था कि क्या दुनिया बसी हमारे सामने बसी और देखी, और हमने क्या इस मानव सभ्यता को दिया और किस तरीके से किया। रूपचंद जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं कि एंड्रेस था आपका? मैं वो ये कह रहा था कि
जो कंट्री अगर हेल्दी ट्रेंड करना चाहता है वो कर सकता है। जैसे इंडिया ने चाइना के साथ नो फायर एग्रीमेंट किया ना 93 से लेकर के, और 96 में जो ने उसको मान लिया कि हाँ फायर नहीं करेंगे आपस में, धक्का मुक्की हो सकती है। ऐसा ही इंडिया और पाकिस्तान नहीं कर सकता नो फायर एग्रीमेंट, एक बात। और अगर नो फायर एग्रीमेंट चलता है तो आपस में हम पीस कंडीशन भी कर सकते हैं। मगर शांति से सवाल लोग सिर्फ ये क्यों है, नहीं देते ना रूपचंद जी, समस्या तो ये है कि ये गुंडे जो है ना, ये उकसावे में लाके हथियार बेचने के चक्कर में ये गुंडों का जो गिरोह है ना इस दुनिया के ऊपर, चाहे तो वो कॉरपोरेट वाले लोग हैं जो मनी में कंट्रोल करने वाले, और उनके ये पिट्ठू समझो, उन 13 आदमियों के पिट्ठू समझो, ये सारा जो ढांचा बिगड़ा ना, बड़े आनंद, भारत जैसे देश में तो आनंद ही आनंद था। इतनी बस यहाँ बायोडाइवर्सिटी, इतना आनंद और इतना सब कुछ, इतना खेती और सब। तो ये जो दुनिया बसी ना, इस दुनिया को एक्चुअली कुछ पकड़ ही नहीं पाया कि हम कहाँ देर कहाँ चले गए। इसमें हम वो जो बिना मतलब की सॉवरेनिटी ढोके बैठे हैं, सॉवरेनिटी इनफैक्ट है नहीं, किसी के बस में नहीं है। ये चीजें जो है कंट्रोल करने वाले कर रहे हैं। अब हम किसी को दोष दे दें, मोदी को दे दें, किसी को दे दें, सबने गुलामी की है। सारी सरकारों ने अपने अपने तरीके से गुलामी की। पहले गुलामी कराने वाला जो सोवन था, कई बार मालिक जो होता है ना, वो खुद भी मजदूर से कम मजदूरी करा के आनंद लेता, चल यार ये खा ले पी ले, चल कोई बात नहीं, ये भी पैसे ले जा, वैसे लोग थे। अब कमीनों की मान लो गैंग ज्यादा हो गई, तो अब ये ज्यादा वैसे हो गए कि ला भाई तू तो ये कर, तेरे को ये कर को, वो शोषण का एक तंत्र खड़ा हो गया। इनफैक्ट मानव सभ्यता जिस परिकल्पना के अंदर हम जो यूएन के चार्टर को पढ़ते हैं, या हम ह्यूमन राइट के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, या इस व्यवस्था को जब सोचते हैं, समझते हैं, तो यूं लगता है कि हम मरना ही चाहते हैं। हमें कोई वैसा है ही नहीं, जीवन के अंदर ऐसा कोई सार नहीं है जिसके अंदर हम ये सोचें कि भाई हमें तो खुशहाल थे। बाकी प्रॉब्लम कहाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना अपना सोवर्ण एक बाउंड्री बना ली, उसके अंदर कुछ जनसंख्या है, उसके अंदर एक प्यारा सा सोवर्ण अपना हुआ, बड़ा दयालु हो गया कि चलो भाई कोई लफड़ा मत खड़ा करो और अपने शांति से जी लो, राजा तुम्हारी ये मांगे ये लो, तो बड़ा आनंद है। वो इसको जेल में दो, इसको कौन है ये आतंकवाद वगैरह, ये सब जो छोटे आतंकवाद जो जेल में पड़े हैं ये अलग है। ये बड़े टेररिस्ट जो है ना, इन लोगों ने, रियल टेररिस्ट कुछ और लोग हैं। अब इनको कौन कंट्रोल करे, किसी के बस में नहीं। वो खुले सांड है, जिस चारागाह में जाए चर के अपना रवाना हो जाए। है? और इनके कारनामे एप्स्टीन ने खोले तब पता लगा कि ये बीमारियां कहाँ किस तरह से, कितने बड़े बड़े लोगों के कारनामे हैं। आज तक का देखो आप, ये नंबर 1 पे अमेरिका, उनके लगभग राष्ट्रपति लपेट में आए हुए, और इसमें अपने भारत लपेट में आया हुआ। तब देखते हैं कि माइंडसेट, ये आदमी बड़ा घटिया सा प्राणी है। कोई ऐसा नहीं है कि जिनमें ये, जिनको हम सोवर्ण, जिनको नारे, जिनके खुशियां मनाने वाले लोगों का है ही नहीं। ये पॉलिटिकल सेटअप ही फ्लॉप गेम है। डेमोक्रेसी ये टोटल ये फालतू का है। अब हम जन जागरण करके, या जो भी रूपचंद जी ने भी कहा, विदेश जी ने भी कहा कि हम कुछ करें, बड़े करें, तो सोवर्ण की तो दादागिरी, डंडा उसके हाथ में। अब जागृति हो ही नहीं रही है। हम तो 5 हाथ से ज्यादा होते ही नहीं, इकट्ठे ही नहीं होते कभी। क्या करें, किसको बताएं। तो धन्यवाद आप सभी का आने का। अगले संडे तो सेशन जब संसद शुरू हो जाएगी, तो संसद के अंदर तो हम शैडो कैबिनेट के नाते इन्हीं बातों को चलाते हैं कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इससे हमें कुछ एक अलग तरीके का आभास प्रकट होता है कि हम किस सोवर्ण के ढांचे में, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये मैं मुख्य रूप से आपके बीच लाता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
है।